अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराना अब अपोजिशन पार्टियों के लिए नागुज़ीर हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब 14 साल के बाद अपने फासलों को ख़त्म करते हुए चौधरी बरादरान के घर चले गए। आज चौधरी शुजात का हालचाल पूछा और मियाँ नवाज शरीफ का पैगाम भी दिया, लेकिन ना जाने अंदर ऐसा क्या हुआ कि जाते जाते बाहर इंतज़ार में जो खड़े बीसियों सहाफ़ी थे उनसे बात किए बिना वापस चले गए। अब से पहले मियाँ शहबाज शरीफ ने तकरीबन सभी जमातों से मुलाकातें की हैं, लेकिन हर जगह उन्होंने वहीं खड़े होकर मीडिया को उन मुलाकातों के बारे में कुछ ना कुछ बताया, सहाफ़ियों से शेयर किया। यहाँ कुछ तो हुआ जिसकी पर्दादारी है, लेकिन चलिए एक मुश्किल और नामुमकिन मुलाकात आज ज़रूर हुई है। लेकिन क्या ये मुलाकात हुकूमत गिराने के लिए किया गया एक मुश्किल समझौता है या फिर सियासी हिकमत अमली है, स्ट्रैटेजी है जो हुकूमत के लिए वाकई दर्द सर बन सकती है? क्योंकि हुकूमत गिराने के लिए या अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाने के लिए असम्बली में सिर्फ 10 वोट चाहिए, जबकि काफ लीग और MQM के 12 वोट बनते हैं। और MQM के साथ भी मियाँ शहबाज शरीफ मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि यहाँ भी फासले कुछ कम नहीं थे। वो चौधरी बरादरान जिन्हें नून लीग देखना तक गवारा नहीं समझते थे, आज उनकी दहलीज पर फूलों के गुलदस्ते लेकर हाजिरी दी गई, जिसे वफाकी वज़ीर इत्तलात अपने अंदाज में कुछ ऐसे देखते हैं। कैसे वो इस मुलाकात को मज़ाहिया अंदाज में बयान करते हैं, ज़रा देखिए। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅगर शहबाज शरीफ भी पहुंचे चौधरी साहबान के घर, कहते 14-15 साल बाद गए। फजल रहमान साहब भी गल कहते हैं, तो असं पंजाबी जाने ना कि सदके उस थानेदार दे जिन्हें माँ तो याद करा दे। नाज़रीन, MQM, ANP, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी समेत दीगर जो सियासी जमातें हैं, ये हमेशा एक दूसरे पर करप्शन, मुल्क दुश्मनी और इसी तरह के संगीन इल्ज़ामात लगाती रही हैं। मगर आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने के लिए हमें सब इकट्ठे नज़र आ रही हैं। ये सारी जमातें जो है ये इकट्ठी होती हुई नज़र आ रही हैं। तहरीक अदम एतमाद के लिए ऐसी ऐसी मुलाकातें हो गई हैं जो किसी के वहमो गुमा में भी नहीं था। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद के लिए इतनी तेज़ी, क्या अपोजिशन जमातों को जेल जाने का डर है क्या? हालांकि गुज़श्ता 3.5 साल में अपोजिशन जमातों का शायद ही कोई बड़ा लीडर होगा जो नैब के मुकदमात में सलाखों के पीछे ना गया हो। तो फिर हुकूमत को ख़त्म करने की मुहिम अचानक इतना ज़ोर क्यों पकड़ रही है? ये इक़्तिदार लेने और एहतसाब से बचने की तगदो है या फिर वाकई अवाम का दर्द है, अवाम का साथ देना चाहते हैं, अवाम की तकलीफ़ों का मद्दावा करना चाहते हैं और इसकी हमायत में ये सब कुछ कर रहे हैं? असल माजरा क्या है, मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात हैं फ़ारूक हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब। मैंने कहा मैं आज आपको बुला के ये पूछ लूँ तो घबरा तो नहीं गए? वैसे तो हमेशा कहते हैं कि घबराना नहीं है अवाम को। आज जो 14 साल के बाद मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की चौधरी बरादरान के साथ, कोई आप लोग तो नहीं घबरा गए इस मुलाकात से? मुझे तो पता नहीं अब ये 14 साल बाद हुई है या 22 साल बाद हुई है, लेकिन चौधरी बरादरान से जो है वो हाथ नहीं मिलाएंगे, ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने कई बार कहा था और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन वो फवाद चौधरी साहब ने ठीक कहा कि जो है ना, वो कहते हैं जब कोई थानेदार तगड़ा आ जाए तो फिर जो है वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। चोर जिनके ऊपर 16 अरब रुपए का FIA का केस है, जिनके ऊपर 7.5 अरब रुपए का TTO का केस है, आसिफ अली जरदारी के ऊपर पापड़ वालों का, फलूदे वालों का केस है। यही वजह है कि अब ये इकट्ठे होकर इधर उधर जो है वो मीटिंग्स करते फिर रहे हैं। जो हमारे इत्तेहादी हैं वो हमारे साथ हैं, पिछले 3.5 साल से हमारे साथ हैं। इनको फिक्र करनी चाहिए अपने उन मेंबरान की। जब भी कोई वोटिंग आती है, जब भी ये सेनेट में अदम एतमाद की तहरीक लेकर आते हैं, स्टेट बैंक का बिल हो, इनके अपने 25-30 अरकान जो है ये पीछे मुड़ के देखते हैं, इनके साथ नहीं खड़े होते। तो लिहाजा हुकूमत को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। इन्होंने ऐसे ही फैसले किए थे, लॉन्ग मार्च करेंगे, फिर किया नहीं। इन्होंने ऐसे ही फैसला किया था, अगर देखें ना 14 साल के बाद मुलाकात हुई है, इसी तरह इन्होंने अदम एतमाद का भी फैसला किया और वो भी नहीं आएगी। ये मुलाकातें अगर हो रही हैं, इसके पीछे कोई तो वजह है। इत्तेहादी तो आपसे भी नाराज रहे, ऐसे नहीं है कि इत्तेहादी आपसे बहुत खुश है। MQM नाराज रही है आपसे, आज भी नाराज है। वो कहते हैं कि जो मुल्क के मसाइल हैं वो आप लोग हल नहीं कर सके हैं। अब देखें बिजली कल महंगी हो गई, गाहे बगाहे ऐसी ही नाराजगी आपकी काफ लीग से पिछले 3.5-4 सालों में रही है। कुछ तो ऐसा हुआ है कि आपके अहम इत्तेहादी जो पंजाब में भी आपको संभाले बैठे हैं, जो विफाक में भी आपको संभाले बैठे हैं, वो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें करें। इसके पीछे कुछ तो माजरा है, आप लोग भी समझते हैं? नहीं
देखें, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैंने आपको कहा कि अब तो मिन्नत समाजत पे उतर आए हैं ना, अब तो तरलो मिन्नतों की सियासत शुरू हो गई है। ये अब पांव पकड़ने वाला काम शुरू हो गया है। शहबाज शरीफ ने तो जरदारी को भी पांव पकड़ के बुलाया है वहां पर, आए आप बैठ के जो है वो तीतर और बटेर के खाने खाते हैं। चूंकि मसला क्या है, मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनका मसला, ये कहते हैं जी आवाम पर बड़ी मुश्किलात हैं। तो क्या सिंध की आवाम पर मुश्किलात नहीं है? 13 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां 20-20 अरब रुपए की गंदम चूहे खा जाते हैं जो बाद में नैब रिकवर करता है वहां से। वहां पर जो हालात हैं, तो आसिफ अली जरदारी ने अवाम का क्यों बेहतरी करके गए थे, जो उनसे भी इन्होंने हाथ मिला लिया है। इन्होंने अवाम के लिए क्या किया था? सारे इदारे ये तबाह करके गए थे। सिर्फ इनको मसला इमरान खान से है। इनको ये है कि इमरान खान की ना को फाइल है, ना वो करप्शन कर रहा है, ना वो बैरून मुल्क में हालात बना रहा है, वो इनको एनआरओ नहीं देगा, लिहाजा इमरान खान को ब्लैकमेल करो, इमरान खान के रास्ते में जो है वो रुकावटें खड़े करो। यही वजह, और क्या है? इमरान खान तो जिहाद कर रहा है करप्शन के खिलाफ। एनआरओ मांगा तो किसी ने, माशरे का काम है इसके आप खिलाफ। लोग पिछले 4 सालों से एनआरओ की आप राग अलाप रहे हैं। एनआरओ कहाँ मांगा, किसने मांगा, किससे मांगा? शाजिया, चलिए आप मुझे बताएं, इमरान खान साहब, शाजिया बड़ा सादा काम है ना, बड़ा आप लोग एनआरओ दे सकते हैं जी। एनआरओ कौन देता रहा है, किसके पास ये पावर है, आपको पता है, हमें भी पता है। एक मिनट, एक मिनट। तो फिर अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ क्यों आ रही है? फिर जलसे जुलूस क्यों हमारे खिलाफ ये निकालते हैं? मुझे आप ये बताएं, दिन भर जो है वो इमरान खान के ऊपर सारी तनकीद ये क्यों करते हैं? क्योंकि इनको पता है कि इनके रास्ते के अंदर इमरान खान खड़ा हुआ है, वरना अदरवाइज तो इन्होंने परवेज मुशर्रफ जैसे बंदे से भी एनआरओ ले लिया था। क्या नहीं लिया था इन्होंने? क्या इनकी तारीख नहीं है एनआरओ लेने की? 10 साल का ये मुआहिदा करके चले गए थे इन्होंने। फिर बाद में परवेज मुशर्रफ से एक बार फिर एनआरओ लिया था, जिसकी कीमत जो है वो कौम को अदा करनी पड़ी। यहां पर और कोई शख्स नहीं। इमरान खान वजीर आजम बनने से पहले अपनी 40 साल कमाई का हिसाब देकर आया, जो बैरून मुल्क से बैंकिंग चैनलों में पाकिस्तान लेकर आए थे। 60 डॉक्यूमेंट्स इमरान खान ने दिए। इमरान खान का कोई कैंप ऑफिस नहीं। आप लोगों को भी पता है कि तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करवाने के लिए ऑपोजिशन को 10 वोटों की जरूरत है। जो अगर आपके इत्तेहादी और नाराज हुए या आपके इत्तेहादी वाकई समझते हैं कि उन्हें ऑपोजिशन के साथ मिल जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग पिछले 4 सालों में अवाम के मसाइल को हल करने में नाकाम रहे हैं, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, सूरत हाल या तो नए इलेक्शन की तरफ जाएगी या नया वजीर आजम आएगा। नहीं देखें, ये तो तमाम तर जो है ना इनकी स्कीमें पहले भी नाकाम हुई हैं, अब भी नाकाम होगी। हम अपने इत्तेहादियों को पहले भी बहुत अच्छे तरीके से साथ लेके चलने हैं, आइंदा भी लेके चलेंगे। मुझे आप ये बताएं, बाप पार्टी नाराज हुए फिर रही है आपसे, कोविड-19 का चैलेंज का सामना किया। नहीं, कोई बात नहीं, वो सारा हमें पता है किसकी नाराजगी कैसे दूर करनी है, वो हम कर लेंगे, वो हमारा मसला है। आपने कहा हुकूमत, उनको लगता है 4 साल में हुकूमत नाकाम हो गई। मुझे आप ये बताएं, कोविड-19 को हमने अच्छा बेहतरीन हैंडल किया, पूरी दुनिया हमारी तारीफ कर रही है कोविड-19 को हैंडल करने के ऊपर। मैशियत को हमने बहाल कर दिया, 5.3% ग्रोथ हमने दी, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ रही हैं, टैक्स कलेक्शन हमारी बढ़ रही है, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, हम फार्मर को फायदा पहुंचा रहे हैं, हम सेहत कार्ड लेकर आए हैं 18 करोड़ आबादी के लिए पाकिस्तान की, पहली बार 10 लाख रुपया मुफ्त इलाज आज किसान को यूरिया मिल रही है। गंदम हम बाहर एक्सपोर्ट किया करते थे, आज सिचुएशन ये है कि आज हमें इंपोर्ट करनी पड़ी है। पहले भी पिछले साल भी आप लोगों ने इंपोर्ट की। नहीं, एक मिनट शाजिया, नहीं शाजिया सुन ले, देखें बड़ा आसान काम है। आप कहती हैं हम एक्सपोर्ट किया करते थे। हाँ। सुन लें, आपकी सालाना 2.5% से आबादी बढ़ रही है, 50 लाख लोगों का नया इजाफा होता है आपके। गंदम की इस साल भी इंशाल्लाह पैदावार रिकॉर्ड होगी, हमें गंदम जो है वो इंपोर्ट की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। किसान की जेब में 1400 अरब रुपया इजाफी गया है, उसको 1300 रुपया रेट मिलता था फी मन का, उसको 1800 रुपया मिला है। गन्ने की कीमत जो उसको नहीं मिलती थी, आज से 250 रुपया गन्ने का रेट उसे मिला है। चावल की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, मकई की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। पहले गंदम और सुन ले बताया गया कि बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, और जब पता चला कि बाहर स्मगल हो गई है, बाहर भेज दी गई है, तो हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ गई। हमारे नहीं बाहर स्मगलिंग, देखें स्मगलिंग का मामला नहीं है, आज भी कंट्रोल रेट में 1100 रुपए में पंजाब में 20 किलो आटे का थैला मिल रहा है। कराची की खबर लें, वहां पर 1400 रुपए में मिल रहा है। आज पाकिस्तान में अगर आप यूरिया इंपोर्ट करें तो 11,000 रुपए की एक बोरी पड़ती है आपको, यहां तो 1800 रुपए में हमने दस्तयाब की है। 4.5 लाख बोरी फी डे पैदा हो रही है यूरिया की शॉर्टेज का जो मामला था वो खत्म हो गया है, जो पैनिक बाइंग थी वो खत्म हो गई। अब यूरिया बाफर मौजूद है पाकिस्तान में। अब
अब यूरिया, मैंने आपको कहा यूरिया वाफर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, हम अपने प्लांट्स चला रहे हैं। यूरिया जो आपको $3 अरब की इंपोर्ट करनी पड़ती थी वो आपको इंपोर्ट नहीं करनी पड़ी, आपने पाकिस्तान में पैदावार बढ़ाई। पहले 3 महीने प्लांट चलते थे, इस साल 8 माह प्लांट चलें, और आइंदा हम जो बंदोबस्त कर रहे हैं हमारी कोशिश है 12 माह प्लांट चलें, ताकि ज्यादा हमारी जो है वो यूरिया इस्तेमाल हो, ज्यादा जमीन कल्टीवेट हो, ज्यादा पैदावार हो, ताकि हमारे किसान को भी फायदा हो और हमें चीजें बाहर से इंपोर्ट भी ना करनी पड़े। आलमी सतह के ऊपर महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। आप अमेरिका उठा के देख लें, बरतानिया उठा के देख लें, फ्रांस उठा के देख लें, 40-40 साल महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। $95 फी बैरल के ऊपर तो पेट्रोल पहुंच गया है। वहां लोगों की जो कमाई है ये खुर्दनी तेल वो भी उस लिहाज से है, वहां लोगों को और बहुत सहूलियात दी जाती है, इसलिए बाहर का कंपैरिजन करते हैं तो हर लिहाज से किया करें ना, फिर पूरा कंपैरिजन किया करें। इम्पैक्ट पड़ा है ना, तो आप हमारे सेहत कार्ड की तो फिर तारीफ करें ना। ये दुनिया के किन ममालिक में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है जो इमरान खान लेकर आया है? पहले हुक्मरान क्यों नहीं लेकर आ गए? क्योंकि उनके तो पेट में दर्द होती थी, लंदन दुबई में इलाज करवाने चले जाते थे। इमरान खान तो यहां पर पूरी आबादी के लिए लेकर आ गया है। शादिया आपका भी सेहत कार्ड बन गया है, मेरा भी बन गया है, जिसका लाहौर से ताल्लुक फैसलाबाद से अब गुजरांवाला, सरगोदा, मुल्तान की बारी आने वाली है, उनके लिए भी सेहत कार्ड की सहूलत मिल गई है। ये भी यही इमरान खान लेकर आया है। जबरदस्त है, बिल्कुल ठीक है। 3.5 साल में हम 70 साल के मसाइल को हल कर रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद के लिए बड़ी पुरजोश भी है, उन्हें एतमाद भी ऑपोजिशन को कामयाब हो जाएगी, लेकिन आपको पता है, हमें भी पता है इस हकीकत का कि हमारे मुल्क में तहरीक अदम एतमाद आज तक कामयाब हुई नहीं है। इसके लिए किसी और सहारे की जरूरत होती है, ये ऑपोजिशन भी मानती है। आप लोगों को कोई खौफ है कि ऑपोजिशन वो सहारा लेने में कामयाब हो जाएगी? देखें, पहले तो आप ऑपोजिशन मुझे ये बताए कि उन्होंने वोट को इज्जत देनी थी, वोट को इज्जत दिलवा दी है उन्होंने कहा था हम तो किसी से कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो फिर आप मुझे बता दें कि ये अदम एतमाद की कहानी जो है वो फिर कहां से शुरू होती है। देखें, इस अदम एतमाद के पल्ले कुछ नहीं है। आज अभी मैं आपको बता रहा हूं कि फजलुर रहमान DI खान से इलेक्शन हार गए हैं, वहां से अली मीन गंडापुर के भाई इलेक्शन जीत गए हैं। फजलुर रहमान के घर से अदम एतमाद होगी, जो PDM के इमाम बने हुए हैं इनके। तो ऑपोजिशन पे अदम एतमाद कर रही है। ये देखिए, इन्होंने एक दूसरे को फिर सिलेक्टेड कहना शुरू कर देना। आप देखें तो सही होता क्या आगे आगे। ये जरदारी ने जो दाना डाला है इनको, वो दाना इन्होंने नहीं चुगना, और शहबाज शरीफ के लिए सिर्फ मरियम सफदरी काफी है। ये ऐसे इनको जो है इतनी आसान नहीं है, वॉकवे नहीं मिल जाएगा। ऑपोजिशन में अगर यकजहती नहीं है तो आपकी पार्टी के अंदर भी धड़ेबंदियां हैं। आप 2 दिन 3 दिन पहले जो एक आप लोगों की सर्टिफिकेट्स बांटने की तकरीब हुई, आधे वज़रा तो आप लोगों के नाराज हुए बैठे हैं, तो क्या इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा? नहीं देखें, उससे नहीं देखें, वो तो टोटली एक डिफरेंट चीज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमने पहली बार एक मिसाल रखी है वैल्यूएशन के हवाले से, परफॉर्मेंस सुन लेना, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन के हवाले से वो हमने पहली बार एक अच्छी मिसाल रखी है। आपके तो वज़रा को पता ही नहीं है कि पहले कभी नहीं हुआ एक हेल्दी कंपटीशन, किस कारकर्दगी पर जांचा गया, किस पैमाने पर जांचा गया। सुन लें शाजिया सुन लें, उसकी डिटेल्स भी मौजूद है, तफसीलात भी मौजूद हैं। कल वो इंशाल्लाह 3 बजे हम वो भी जारी करेंगे, मीडिया के सामने रखेंगे। लेकिन जो मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि ये पहली बार एक सिस्टम आया है, एटलीस्ट इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वैल्यूएशन शुरू हुई है, टारगेट्स दिए गए हैं, उन टारगेट्स की बुनियाद के ऊपर एक गवर्नेंस का एक नया निज़ाम मुतारफ करवाया गया है, जिसपे सब जो है उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन भी होगी, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसको अप्रिशिएट भी किया जाएगा, और ये एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होगा। सब अच्छी परफॉर्मेंस के लिए फिर काम करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस अच्छे कदम को नाराज हुए बैठे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने खत लिखा कि बताएं, कोई बात नहीं, देखें हमने तो इतना काम किया है। नहीं कोई बात, देखें सुन लेना, बिल्कुल काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो उनका इन हाउस अगर कोई इख्तलाफ होगा उसको हम इन हाउस बैठ के सॉर्ट आउट कर लेंगे, कोई ऐसा मामला नहीं है। हो सकता है उनको उस प्रोसेस के ऊपर जो है वो एतराज हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी वजारत खारजा ने बेशुमार काम किया है। लेकिन जाहिर बात है जब उसकी इवैल्यूएशन होती है तो ऑन सर्टन टास्क होती है जो आपने खुद एग्रीमेंट किया होता है। वो एग्रीमेंट्स में अगर आपकी 100% कंप्लीशन है तो वो आपकी परफॉर्मेंस आ जाती है। अगर वो 80% है, 90% है, तो इस वजह से वो नंबरिंग के अंदर पीछे चला जाते हैं। अदरवाइज ये मजीद सिस्टम इंप्रूव होगा, आप देखेंगे, इससे लोगों को अल्टीमेटली फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक मेरे साथ है। मुझे ब्रेक लेनी, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, आप भी आज की मुलाकात में शामिल थे चौधरियों के साथ। जो आज मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब गए, चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। इसके अलावा बता सकते हैं किन मामलात पर बातचीत हुई, क्योंकि आजकल तो अपोजिशन सरगर्म नजर आती है ना तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से, इसीलिए जोड़ तोड़ की भी सियासत हो रही है, मिलना मिलाना बड़ा अरूज पर है। 14 साल के बाद आज चौधरियों से मिले जाकर शहबाज शरीफ साहब, कैसी रही ये मुलाकात सियासी लिहाज से? देखिए शाजिया, अभी आपने जो पहले कहा कि 14 साल बाद चौधरी साहबान के घर शहबाज साहब गए हैं, या मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो लोग थे वो 14 साल बाद एक सियासी तौर पे जो रब्ता हुआ उनके साथ। और एक्चुअली जब पिछले मेरे ख्याल कुछ दिनों पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने भी शहजाद साहब की खैरियत दरियाफ्त की थी, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से बीमार। तो ये 14 साल बाद जाना, वो तो सबसे पहले यही था कि खैरियत दरियाफ्त करेंगे, और एक जो गैप था 14 साल का मुलाकात ना होने का या आपस में मिलने मिलाने का, वो शुरू किया है, खैरियत दरियाफ्त की है। वहाँ बैठे हैं, उन्होंने बड़े खुले दिल से हमें रिसीव किया है, और वहाँ पे बड़े जिस तरह उनकी वज़ादारी है, बड़े अच्छा चाय पिलाई और एतमाद साजी का एक माहौल था, क्योंकि दोनों तरफ से ही ऑन रिकॉर्ड है कि एक दूसरे पर एतमाद नहीं किया जा सकता। ये चौधरी बिरादरान आपके हवाले से कहते थे और नून लीग काफ लीग के हवाले से कहती थी। नहीं, अभी देखे ना, वहाँ पे जो पुरानी इतनी रफाकत रही है सियासी तौर पे भी, वो बातें हुई जो टाइम गुजरा हुआ है, और हमारे जो ज़ाती तल्लुकात थे उनके साथ तल्लुकात हैं, बचपन से भी हैं, कॉलेज से भी हैं। तो वो सारी बातें शातें होती रही। चौधरी साहब के लिए एक उनकी सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, और ये एक मैं समझता हूँ एक आइस ब्रेक हुई है इंशाल्लाह। टाइमिंग बड़ी अहम थी राना साहब, ऐसे मौके पर जब ऑपोजिशन, टाइमिंग बहुत अहम थी इस मुलाकात की, ऐसे मौके पर जब जरदारी साहब, बिलावल साहब भी जा रहे हैं मिलने के लिए शहबाज शरीफ साहब को, MQM भी शहबाज शरीफ साहब से मिल रही है, फिर शहबाज शरीफ साहब चौधरी बिरादरान से मिल रहे हैं। टाइमिंग इस हवाले से बहुत अहम है कि ये ऑपोजिशन चाहती है कि जल्द से जल्द इमरान खान को घर भेजा जाए, तहरीक अदम एतमाद लाकर उसको कामयाब किया जाए, इसलिए इत्तेहादियों से राब्ते करने की कोशिश की जा रही है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या बातचीत हुई? देखिए, ये आपने बात ठीक की है कि हम चाहते हैं अपोजिशन वाले कि इमरान खान जल्द से जल्द घर जाएं, क्योंकि मुल्क के लिए एक एक दिन जो है वो बड़ा अहम है, इनका यहाँ रहना नुकसानदेह है, और इस तरह आवाम की ज़िंदगियों के जो मसाइल हैं वो भी बड़े शदीद से शदीद तर होते जा रहे हैं। तो मेरा अपोजिशन का फ़र्ज़ है कि ऐसी गवर्नमेंट से जान छुड़ाई जाए। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या बात हुई? मैं यही बात करने लगा हूँ कि वहाँ पे क्योंकि 14 साल बाद गए थे, तो मुनासिब नहीं था कि पहले दिन ही कोई बात की जाती। मुलाकातें बिल्कुल इसलिए हो रही हैं, और वही पहले तो जाके उनकी खैरियत दरियाफ्त की है, एक आपस में जो बेगैब था वो बातचीत की है, एक जो आपस का एक जो हिजाब था या दूरी थी वो ख़त्म की है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह देखेंगे कि पर्पज़ यही है कि तावन नहीं, अपना पर्पज़ भी बताया। जाहिर है चौधरी बिरादरान को भी तो पता है ना आप लोगों का इस वक्त मोटिव क्या है, मकसद क्या है, उस हुकूमत को घर भेजना जिनके वो इत्तेहादी हैं, तो वो इस हुकूमत से मुतमईन हैं, वो भी आप लोगों का साथ देना चाहते हैं, या बोला कि पार्टी से मुशावरत करेंगे उसके बाद बात आगे बढ़ सकती है? नहीं, मैंने बताया ना कि इस तरह बात नहीं हुई अदम एतमाद की कि इसी पहली मीटिंग तो सिर्फ एक, मैं समझता हूँ, ब्रेक थ्रू था कि हम मिले हैं, खैरियत दरियाफ्त किया, और नेचुरली वो बीमार रहे हैं जो शहजाद साहब, तो इतने अरसे से बीमार हैं, तो उनकी खैरियत दरियाफ्त करना पहली मीटिंग में ही कोई इस किस्म की बात करना मोटिव तो है। हम उनसे तावन मांगेंगे और उनका साथ चाहेंगे, और इंशाल्लाह ये जो हमने प्रोसेस शुरू किया है वो हर एक के पास हम जा रहे हैं, और सभी के साथ कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ चलें। तो आप लोगों को उम्मीद है कि इत्तेहादी आप लोगों का साथ देंगे? MQM से भी मुलाकात हुई शहबाज साहब की, तो जेस्चर्स क्या थे, इंडिकेटर्स क्या हैं आप लोगों के पास उनके? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो भी सियासी जमातें हैं वो स्पेशली जो मुस्लिम लीग काफ वाले हैं, उन्होंने कई दफ़ा इजहार भी किया है कि इस वक्त जो लोगों के जो अवाम के मसाइल हैं बहुत ज़्यादा हैं,
और उन्होंने इस बात का बयानात के ज़रिए या शायद कहा भी हो उन्होंने अपने हुकूमत को कि ये मसाइल जो हैं अवामी मसाइल उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। तो जब एक एहसास होगा कि अवामी मसाइल हल नहीं हो रहे, वो सियासी लोग हैं, तो यकीनी तौर पे उन पे भी प्रेशर होगा कि हम मौजूदा हुकूमत से अलहदा हो जाएं, वरना आने वाले इलेक्शनों में वो ये बोझ शायद ना उठा सकें, क्योंकि वो हर कोई पॉलिटिकल जो जमात है वो चाहती है इलेक्शनों में हम दोबारा इलेक्ट और पहले से ज़्यादा अक्सरियत से। राना साहब एक और बात बताएं, जब मियाँ साहब की जब मुलाकात हुई MQM से तो मीडिया से बात की, जब बिलावल और जरदारी साहब से बात हुई मीडिया को इस हवाले से आगाह किया गया बातचीत के हवाले से। आज जब मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से डिस्कस किए बगैर, बात किए बगैर, जो खड़े हुए थे बाहर इंतज़ार कर रहे थे कि कोई खबर होगी मुलाकात के बारे में शेयर किया जाएगा, बताया जाएगा, कोई बात किए बगैर निकल गई। कोई अंडरस्टैंडिंग अंदर ही पहले हो गई थी शुजात साहब के साथ, परवेज़ इलाही साहब के साथ, कि जो भी अंदर की डिस्कशन है मीडिया तक नहीं जाएगी, है बात किए बगैर ही चले गए शहबाज शरीफ साहब? नहीं, मेरा ख्याल है कि जब ख्याल नहीं, पहले ही हमारा ख्याल था क्योंकि सिर्फ खैरियत रियाफ्त करनी है तो सियासी बात करने का तो कुछ है ही नहीं, लिहाजा मीडिया से आज कोई गुफ्तगू नहीं की जाएगी। ये जाने से पहले ही एक बात थी, क्योंकि क्या उनको बताते, अगर कोई बात होती तो तभी बताते, जैसे आप पूछ रहे हैं। तो अगर कोई बात हो तो हालात पर, सियासत पर, इस हुकूमत पर कोई तो बात हुई होगी। देखिए सरसरी बातें होती रहती हैं, लेकिन वो इस तरह की नहीं हुई कि किसी कोई ख़ास एंगल से कोई डिस्कशन हुई है सीरियस किस्म की। वो तो जब मिलते हैं लोग तो बातचीत होती है, हालात अच्छे नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं मीडिया से भी आप लोग शेयर नहीं करना चाह रहे जब तक कोई पक्के पैर ना हो जाए? शेर खुदा न खास्ता, आप तो अंदर की कहानियाँ रोज़ाना मैं देखता हूँ, अंदरूनी कहानी, तो वो अंदरूनी कहानी हो तो आप लेना है, कोई आप बता देंगे अंदरूनी कहानियां तो ये चल रही हैं, इसीलिए तो सवाल पूछ रही हूँ कि अंदरूनी कहानियां यही तो चल रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने परवेज़ इलाही साहब से अदम एतमाद के हवाले से बात की, उन्होंने कहा कि हम पार्टी से मुशावरत करेंगे इस हवाले से, तो बातचीत आगे बढ़ेगी, तो उसके बाद बात होगी। अंदरूनी कहानियां तो ये चल रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैं आपको बताऊं, अगर आपकी ये अंदरूनी कहानी है तो ये मेरा ख्याल है कि गलत है, इसमें कोई ऐसी सदाकत नहीं है। तो ये मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ेगा। जाहिर है आप लोग तो तहरीक अदम एतमाद को कामयाब, जाहिर है अब आप लोग तहरीक अदम एतमाद तभी लेकर आएंगे ना जब 100% बिल्कुल आप लोगों को एतमाद होगा कि कोई तहादी धोखा नहीं देगा एन वक्त पर, कोई अगर आप लोगों ने PTI से जो नाराज लोग हैं वो आप लोगों को एन वक्त पर धोखा नहीं देंगे, तभी आप लोग ये मूव लेके आएंगे ना। नहीं, ये बात हमने बिल्कुल दोनों बातें ठीक की हैं कि मज़ीद मुलाकातें होंगी, और हम हमने एक इरादा किया है PDM के प्लेटफार्म और दूसरी पीपल्स पार्टी के साथ मिलके क्या मदद लाएंगे, उसके लिए काम शुरू किया है। तो आने वाले दिनों में मज़ीद मुलाकातें होंगी। और दूसरी बात भी आपकी, जब तक हमें यकीन ना हो जाए, और ये भी मैं आपको बताऊँ कि जब तक इत्तेहादी जो हैं वो भी साथ चलने के लिए ना राज़ी हो जाए, तो उस वक्त तक मेरा हाल तहरीक एतमाद को इतनी उस तरह नामुकम्मल होमवर्क से तो नहीं करेंगे। ये बात आपकी दुरुस्त है, उसी वक्त करेंगे जब इंशाल्लाह 200% हो जाए। यकीन दहानियां कहीं और से भी होनी जरूरी हैं। नहीं, हम खुद जा रहे हैं। अगर किसी और जगह की बात हो तो मेरा जाने की जरूरत है, मुझे बताएं। आप भी समझते हैं शाहिद खान अब्बासी साहब तो यही बात कहते हैं ना, हमेशा वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तहरीक अदम एतमाद बैसाखियाँ जिनके सहारे पे खड़ी होती हैं या जिनका सरों पे हाथ होता है, उनकी इजाज़त के बगैर या वहाँ से इशारे मिलने के बगैर, तो ये सब कुछ उनकी मदद के बगैर हो ही नहीं सकता। नहीं शादिया, उनकी बात भी दुरुस्त है, लेकिन हालात उस निज पे पहुँच गए हैं कि अब इलेक्शन आने वाले हैं और इन जो इत्तेहादी है उनको एहसास है। अगर आप MQM की बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके बयानात देखें, तो उनसे वो तो पीपल्स पार्टी के दौर में भी हर 2 महीने के बाद यही बातें करते थे, लेकिन एन वक्त तक उन्होंने साथ नहीं था छोड़ा। ये उनकी हिस्ट्री है, साथ नहीं छोड़ते वो। उस वक्त और बात करते थे, लेकिन इस वक्त वो कहते हैं कि ऐसे मसाइल के साथ, इस किस्म की महंगाई के साथ हम अवाम के पास इलेक्शन में नहीं जा सकते। ये उनके बयान है। इसी तरह जो शुजात साहब के बयान आते रहते हैं कि हम मशवरा देते हैं, अपनी हुकूमत को दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को, कि अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो दें। मियाँ नवाज शरीफ साहब पे जितना आपने फोकस किया हुआ है
उसके वहाँ से हट के अपना फोकस हटा के आप अवाम के मसाइल हल करें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो इलेक्शन आना है उसमें तो कारकर्दगी लेके जानी है हमने। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो आप बात कर रहे हैं, इसी चीज़ का एहसास भी मेरा हाल है इन इत्तेहादियों को, और उनको एहसास भी हम बहुत दिलाने बहुत निकले शुक्रिया। हैं कि मुस्लिम लीग ये नून के सीनियर रहनुमा राना हुसैन साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, 14 साल के बाद आज मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की चौधरी बिरादरान से। ये बातें ऑन रिकॉर्ड हैं, बल्कि बात तो आप भी हमेशा कहते हैं कि इन पर एतबार नहीं किया जा सकता शरीफ बिरादरान पर। ये बात काफ लीग भी हमेशा बात कहती है चौधरी बिरादरान। तो 14 साल के बाद होने वाली मुलाकात, आपको लगता है वो सारे गिले शिकवे एक मुलाकात में दूर हो गए, या ये वक्त की ज़रूरत है जिसको हम हमेशा नज़रिया ज़रूरत कहते हैं कि मुश्किल के वक्त जो है ना सब इकट्ठे हो जाते हैं, जो बात हमेशा इमरान खान साहब भी कहते हैं। तो ये मुलाकात आपको लगता है कि तहरीक अदम एतमाद की मजबूती की तरफ एक इशारा है, कामयाबी की तरफ इशारा है? ये दरअसल पीडीएम ने, जिसमें नवाज शरीफ भी शामिल थी, इन्होंने जब 1.5 साल पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो की बात नहीं मानी और उसके पे सुनी अनसुनी कर दी, तब से ये मुश्किल में है, तब से बहुत परेशानी में है। इनको समझ नहीं आ रही, इनसे बात को बनती नहीं है। ये तो चले थे उसी दिन इस्तीफे देने, और तो हमारे मशवरे से और पीपल्स पार्टी के मशवरे से ये इन्होंने, बड़ा पीपल्स पार्टी ने जब इनकार ही कर दिया, ये हम पे तोहमत लगाते रहे कि जी इस्तीफे देने को तैयार ही नहीं है ये पीपल्स पार्टी, और हम इस्तीफा दें तो हम फिर मूवमेंट आगे चले। इन्होंने मूवमेंट सैबोटाज कर दिया, जबकि हमने इनको समझाया कि भाई हम तो वो पार्टी हैं और कामयाबी से सियासत कर रहे हैं, और वो जो कि जब हमारे पास सारे हाउस में सिर्फ 17 सीटें थी, 17, तो उस वक्त बीबी ने ये फैसला किया था और सेंट्रल कमेटी ने कि हमने इस्तीफे नहीं देने, और वो बड़ी सख्त धांधली हुई है। ये 1997 का वाक़या, इतनी ज्यादा धांधली हुई है कि पीपल्स पार्टी को सिर्फ 17 सीटें इन्होंने सारे हाउस में दी हैं। तो हम फिर भी इसको छोड़ेंगे नहीं, इस प्लेटफॉर्म को, और हमने उस प्लेटफॉर्म से सियासत की, और उसको छोड़ने का तो मकसद ही कोई नहीं। ये तो इस्तीफे मांग रहे थे, इन्होंने मांग लिए थे। मरियम ने हिदायत दे दी थी, वो भी इस्तीफा दे, जिसने किसी ने माना नहीं। और मौलाना के पास भी सबके इस्तीफे आने चाहिए थे, जो कि इनके पीडीएम के तो आए नहीं, उनके पास मुकम्मल हुए। तो ये पहले भी बात इन्होंने मानी, अब ये बहुत बदेर आए, दुरुस्त आयत भी अभी इनसे हो नहीं रहा है। ये गलत तरीके से कर रहे हैं। क्या ये खुद कह रहे हैं, अब ये खुद कह रही है मौलाना के अभी आज के अल्फाज है कि उधर से भी इशारा आ गया है कि हम न्यूट्रल हैं भाई, हमारा काम हो गया, हम बहुत हो गई हमारे साथ, और हम भी आपको इशारा दे रहे हैं, ये मीडिया को कह रहे हैं कि हम भी अब तैयार हो गए हैं और अब हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। इसका मतलब है पीडीएम और मुस्लिम लीग नवाज जो है ये अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, ऊपर उस इशारे से जिसका जब इमरान खान ने कहा था कि एम्पायर की उंगली खड़ी होने वाली है, तो आप उससे बरस पड़े थे और कहते थे ये क्या करते हैं। इनकी ये नहीं समझ आती, इमरान की समझ नहीं आती
कि तब तो धरना ठीक चलिए था, आप मुझे धरना- बताएं, और इनकी तहरीक सबसे अदम बड़ी एतमाद जिस तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं, मौलाना साहब भी कर रहे हैं कि वो न्यूट्रल हैं, वहां के इशारे के बगैर और उनके न्यूट्रल हुए बगैर कामयाब कभी हुई है या हो सकती है? फिर इनको शर्मिंदा होना चाहिए अगर ये उसके इशारे पे चल रहे। और राना जो है राना साहब फैसलाबाद वाले, वो भी कहते हैं कि जी हमें बस अब हमारे पे हाथ रख दिया गया, उधर से हाथ उठा दिया गया और बस अब ये अपने वर्कर नहीं तो फिर ऐसी मूव में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ नहीं देगी? पीपल्स पार्टी इस पर जरूर फैसला करेगी, देखने की बात है, देखनी पड़ेगा कि ये किस तरह का मतलब है, क्या किन हरकतों पे उतरे हैं। मौलाना साहब आज अभी मीडिया को कह रहे थे बड़ी खुशी के साथ, बड़े फख्र के साथ कि आप उन्होंने कह दिया भाई हमारा काम पूरा हो गया, हमारा सब्र पूरा हो गया, और हमने भी कहा कि अब हम भी अपने नंबर पूरे कर लें। तो ये नंबर अगर पूरे इन्होंने करने हैं पहले दिन से ही GHQ से पूछ के और एस्टेब्लिशमेंट से पूछ के और देश के इशारे पे, तो वो तो ये फिर मुलाकातें भी इशारों पे हो रही हैं। अब तो जो कुछ भी करेंगे, जब इन्होंने ये कहा है, और शायद खान अब्बासी ने भी ऐसी बात की है, और राना सनाउल्लाह ने तो राना सनाउल्लाह और मौलाना ने तो कोई लगी लपटी छोड़ी नहीं ना, उन्होंने तो बिल्कुल साफ ही कहा है कि अंपायर की खड़ी होने वाली है। ये वो नजीर दी है जो इमरान खान ने उसको 2014 में दी थी और हमने उसकी बहुत खिंचाई की थी, और मैं आज भी समझता हूँ ये नजीर देना गलत है। तो फिर पंजाब में तो तहरीक अदम एतमाद बड़ी थिन मेजॉरिटी के साथ है ना, PTI वहां तो बड़ी आसानी से कामयाब हो सकती है। वहां पिछले 3 सालों में इन्होंने लाने का क्यों नहीं सोचा? फिर नहीं, इनको सोचना तो यही चाहिए था। मैं तो यही कहता हूँ कि इनको ये सोचना चाहिए था। अगर ये सोचना, ये इंतजार करते रहे इशारे का, ये इंतजार करते रहे अंपायर का, यही लगता है ना। हम तो कहते थे कि तरीके साल 1.5 साल पहले से हम कह रहे हैं, चेयरमैन बिलावल कह रहे हैं, वो यही तो हमेशा आप लोगों को कहते रहे कि नंबर्स पूरे करें, नंबर्स बिलावल पूरे करके दिखाएं। मशवरे तो दे रहे हैं तहरीक अदम एतमाद के। आज जब उन्हें कहीं से यकीन दहानियां मिल रही है कि नंबर्स पूरे हो सकते हैं, तो वो क्यों ना आगे बढ़े? बढ़े जरूर बढ़े, पर ये फिर मान लेना। खैर उन्होंने मान ही लिया है, बहुत मानने की क्या, उन्होंने मान ही लिया है कि उधर से इशारा आया और हम हरकत में आ गए। तो चौधरी साहब, ये तहरीक अदम एतमाद डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लाई जाएगी या आप समझते हैं कि पहले स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ लाई जाए? जाहिर है अगर PTI के लोग भी कुछ शामिल हों, फिर वो फ्लोर क्रॉसिंग करें, तो कितने राइट्स होते हैं स्पीकर के पास कि जाहिर है वो डीसीट भी कर सकता है, कार्रवाई भी हो सकती है। तो क्या पहले स्पीकर को हटाना जरूरी है, उसके बाद PM के खिलाफ लाई जाए? ये उनसे पूछे ही है, मेरे से क्या, ये उनकी हिकमत अमली है। मैं उनको PDM को या मुस्लिम लीग नवाज को तो हिकमत अमली पे कोई मशवरा नहीं दूंगा तो अपनी पार्टी को दूंगा, उसके से मैं बात करूंगा। मैं ये उनको मशवरा आपका अपनी पार्टी को क्या मशवरा है कि इनके साथ मिलकर इस मूव में साथ देना चाहिए? वो अखबार में छपवाऊं कि मेरा क्या मशवरा है? जो मेरा मशवरा होगा मैं अपनी पार्टी जमात को दूंगा। शाजिया, मैं मतलब है कि कोई इस तरह तो नहीं हो जिस तरह के शायद खान अब्बासी या ये सारे लोग बैठे हुए हैं और मशवरे दे रहे हैं जमात को और मीडिया पे दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा बैरिस्टर चौधरी एतजाज अहसन साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हर कोई इसे जुल्म कहता है, कोई भी नहीं जो मजम्मत ना करता हो। फिर आखिर ये कौन लोग हैं जो अचानक से सामने आते हैं और मज़हब के नाम पर कत्ल गारत शुरू कर देते हैं? एक के बाद एक वाक़या पेश आता है और कौम को रुला कर रख देता है। सियालकोट में मुश्तइल हुजूम के हाथों
कत्ल के मुल्ज़िमान को भी सज़ा भी नहीं हुई कि खानेवाल में तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर एक मुबैना जहनी मरीज़ को पत्थर मार मार कर कत्ल कर दिया गया और लाश को दरख्त से लटका दिया गया। इल्ज़ाम की कोई तहकीक हुई, किसी को गिरफ्तार किया गया और ना ही इंसाफ के तकाजे पूरे हुए और मावराए अदालत एक और स्ट्रीट जस्टिस कर दिया गया। यहाँ भी स्टेट तब तक बेबस नज़र आई जब तक इसकी ज़रूरत थी। हाँ, कत्ल के बाद पुलिस आई, मुकदमा भी दर्ज हुआ और वज़ीर आज़म के नोटिस पर शायद बल्कि यकीनन मुल्ज़िमान पकड़े भी जाएं और इन्हें सज़ाएं भी हो जाएं, लेकिन ख़ुद से इंसाफ करने की ये रविश जो है ये वहीं की वहीं रह जाती है। क्या पुलिस का काम जुर्म होने के बाद शुरू होता है? घंटों ऐसे कार्रवाई होती रहती है और फिर जब कत्ल गारत गिरी हो जाती है तो फिर जो पुलिस है ये कागज़ भरने के लिए पहुंच जाती है। काश ये पुलिस ऐसे वाक़यात में ज़िंदगी बचाने पहुंचती तो चंद महीने पहले सियालकोट की फैक्ट्री के श्रीलंकन मैनेजर प्रांथा कुमारा आज जिंदा होते। अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी पूरी करती तो कराची में जगदेश कुमार को 2018 में तौहीने मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर कत्ल न किया जाता। 2017 में मशाल खान को तौहीने रसालत पर इस तरह कत्ल न किया गया होता। कोट राधा किशन में 2014 में शहजादा मसीह और इसकी बीवी को तौहीने मज़हब का इल्ज़ाम साबित होने से पहले भट्टे की आग में ना डाल दिया गया होता। बादामी बाग में 2013 में तौहीने मज़हब के इल्ज़ाम में जोसेफ कॉलोनी ईसाई कम्युनिटी के अफराद के घरों पर धावा भी ना उस वक्त बोला गया होता। 2012 में बहावलपुर के इलाके चन्नी गोट में एक शख्स को जिंदा ना जलाया गया होता। माजी का शायद ही कोई ऐसा साल हो जिसमें ऐसे वाक़यात की कहानी हमें देखने में ना मिली हो, सुनने में ना मिली हो। हालांकि तौहीने मज़हब और तौहीने रिसालत पर पाकिस्तान में बहुत सख्त कवानीन मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसे केसेस में जो हुजूम है ये ख़ुद इंसाफ करता है और बाद में इस बात का तयन किया जाता है कि इल्ज़ाम गलत था या दुरुस्त। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए मजहबी हम आंगी मौलाना ताहिर अशरफी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपका। अभी तो चंद महीने हुए जो सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर के साथ जो वाक़या पेश आया, पूरी कौम भी जागती है, तब रियासत भी जागती है, कानून भी जागता है और फिर बाद में कुछ अरसे के बाद सो जाता है और फिर इंतज़ार करता है कि अगला कोई ऐसा वाक़या हो, मीडिया की जीनत बने और मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू इक़्तिदार के ऐवानों में जो बैठे हुक्मरान हैं उन तक पहुँचे। कैसे रुक सकते हैं मौलाना साहब ऐसे वाक़यात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि हम 40 साल से जिस जंग में हैं, जिस मुसीबत में हैं, जिस मर्ज में हैं, वो एक कैंसर की सूरत में आखिरी स्टेज पर है। ये काम ना अकेली हुकूमत कर सकती है, ना अकेली अदलिया कर सकती है, ना अकेले उलमा कर सकते हैं, ना अकेला मीडिया कर सकता है। हम सब का ये काम है, तमाम जिंदगी के तबकात का ये काम है कि जो इंतहा पसंदाना रवैये हैं, उनको जो प्रमोट करने वाले हैं, उनकी जो मुआवनत करने वाले हैं, उनके खात्मे की तरफ हम चलें। बदकिस्मती ये है कि अगर कहीं रियासत खड़ी होती है तो पॉलिटिकल जमातें रियासत के साथ नहीं खड़ी होती, कहीं हुकूमत खड़ी होती है तो मजहबी जमातें उसके साथ नहीं खड़ी होती। और ये अलमिया कोई आज का नहीं है, आपने इतने वाकयात गिनवाए हैं। मैं अगर उनमें से अक्सरियत की बात करूं तो अक्सरियत के अंदर उन वाकयात के आप देख लें, आपकी सियासी क़यादत और मजहबी क़यादत कहीं ना कहीं आपको नजर आ जाएगी कि वो उसकी जोसेफ कॉलोनी की आपने बात की, आप जरा उसका रिकॉर्ड निकालिए कि कौन था जो वो जुलूस को लीड करके लेके गया था। वो कोई आम कोई जाहिल आदमी नहीं था, वो मुंतखब नुमाइंदा था, सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और मैंने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहब से कहा था कि जी कुछ भी नहीं होगा, और वही हुआ। आप चेक कर लें, क्योंकि वहां ताकतवर लोग थे। जिस कैंसर की मौलाना साहब आप बात कर रहे हैं, अब इस मॉब में जो लोग होते हैं, आगे से जाहिर है वो यही सबक अपने बच्चों को भी तो पढ़ाएंगे ना। तो ये कैंसर इस नस्ल तक अब ये खत्म होना चाहिए। अब जो हमारी आने वाली नस्ल है, छोटे बच्चे हैं, हम इनको क्या सिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं ताकि कल को ऐसे वाकयात ना हो। मैं गुजारिश करूं, अभी देखें श्रीलंका का जो वाकया हुआ था मैनेजर का, उस पर
पहली मर्तबा 40 साल में मैंने देखा कि एक कौमी इत्तेफाक राय हुआ और वजीर आजम जो थे उन्होंने बहुत एक ताकतवर और सख्त स्टेटमेंट दी और उस पर अमल भी हुआ। ये नहीं कि अमल नहीं हुआ। वो लोग जिन्होंने कोशिश की उन लोगों को हीरो बनाने की, उनको सजाएं भी हो चुकी हैं। अब ये जो वाकया हुआ है एक ऐसे इलाके में, ऐसी जगह के ऊपर, उसके मुजरिम गिरफ्तार हो गए हैं। अब तक 85 के करीब जो है मुश्तबे अफराद गिरफ्तार है। मेन कल्पट जो थे, मेन लोग, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन अब हुकूमत के पास क्या रास्ता है? हुकूमत तो ये कर सकती है कि हमने देखे उलमा ने और रियासत के इदारों ने मिलकर पैगाम पाकिस्तान की सूरत में एक दस्तावेज दी है, वो कानूनी शक्ल की तरफ जा रही है। अब हम यूनियन कौंसिल से लेकर मरकज तक पैगाम पाकिस्तान, सजाएं होती भी, मेरी एक मिनट, मुझे बात मुकम्मल कर लेंगे। मैं आपकी बात प्लीज जी प्लीज, अगर मुझे आप 1 मिनट दे दें, मैं आपको एक्सप्लेन कर लूं कि हम क्या चाहते हैं और क्या करने जा रहे हैं, कि किस तरह कौम को समझा सकते हैं हम। अब हम यूनियन कौंसिल से लेकर ऊपर तक पैगाम पाकिस्तान अमन कमेटियां बनाने जा रहे हैं। पैगाम पाकिस्तान में तमाम मकातिब फिक्र और तमाम मज़ाहिब ने इस तरह की वहशत और दहशत से बरात की है, उस पर फतवे दिया है, उसके खिलाफ जो है एक मुकम्मल एक नैरेटिव है। अब हम उसको लेकर आम जो हमारा पाकिस्तानी है, जिस भी, अब जब हमने मजहबी एतबार से उनको चेक किया था, जो श्रीलंका के कातिल हैं मैनेजर के, उनमें से कलमा किसी को ठीक नहीं आता, और यही हाल यहां पर है। अब उसमें बहुत सी चीजें हैं जो करने की हैं। 2 चीजें हमारे पास हैं, एक कौमी एक्शन प्लान और एक पैगाम पाकिस्तान। उसको तमाम तबकात को इसमें साथ देना होगा। हमारी सियासी और मजहबी जमातों को भी इस हवाले से सोचना होगा। जी, हम अपने निसाब में ये चीजें शामिल क्यों नहीं करते? तौहीन मजहब को लेकर, तौहीन रिसालत को लेकर अपनी नस्ल को ये बताएं कि इसके लिए कानून मौजूद है। कानून हाथ में लेने की हमारा मजहब, हमारा जो वो कानून है, ये इजाजत नहीं देता। हम अपने बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाते? हमारा जो निसाब अब तक यकसा निसाब तालीम आया है, पहली जमात से 5वीं तक, उसमें पहली मर्तबा है कि इन चीजों की तरफ तवज्जो दी गई है। उसमें रवादारी पर मज़ामीन है, उसमें झूठी खबर के फैलाने के ऊपर जो वईद है, जो कुरान का हुक्म है, ये सारी चीजें उसमें मौजूद हैं जो अब यकसा निसाब तालीम आप ला रहे हैं। लेकिन ये जो स्कूल कभी नहीं गया, जिसको कलमा तय्यबा नहीं आता, जिसको नमाज नहीं आती, वो डंडा पकड़ के आके उस गरीब के सर में मारता है, इसको कैसे ठीक करना है? इसके लिए जरूरत इस बात की है कि लोकल सतह से ऊपर तक जो है, जो नैरेटिव हम सब ने मिलके पैगाम पाकिस्तान में बनाया है, उसको आम किया जाए, सजाएं दी जाए। मैंने तो आज बतौर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल के तमाम मकातिब फिक्र के उलमा के हमरा खानेवाल में, ये चीफ जस्टिस साहब हमारे जो नए आए हैं, ये बड़े काबिल फ़हम हैं, इनकी बड़ी वसी नज़र है इस्लाम पे भी, हालात पे भी। तो मैंने उनसे अपील की है कि खुदा के लिए ये जो तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत के जितने भी मुकदमात हैं, इनके स्पीडी ट्रायल हों, बेगुनाह जो है रिहा हो, गुनाहगारों को सजाएं हो, ताकि ये तसव्वुर ही खत्म हो जाए कि ये कानून कुछ नहीं करता है। और जो लोग इसको बतौर वेपन इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ साथ सोशल मीडिया है, आप सोशल मीडिया पे जाइए। अब ये मैं कहां रहूं जाके, किसके पास जाऊं? हमारी पीटीए, पैमरा, हमारी वजारत इत्तलाआत, तमाम इदारे जो हैं आलमी, जो यूट्यूब है, फेसबुक है, इनको कहते हैं ये मवाद हटाओ, वो नहीं हटाते हैं। अब ये चीजें, ये कोई स्कूलों के अलावा मदारिस में भी ये तालीम देने की जरूरत है मौलाना साहब। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, मदरसे का जो तालिब इल्म है ना, उसको तो गुज़श्ता 20 साल में उसने तो ये भुगत भी लिया और वो बाज भी आ गया है। अब आपको मदरसे का तालिब इल्म, इन वाकयात में कोई मदरसे के तालिब इल्म है एक भी नहीं है, उसने भुगता है ये। हमने 1990 और 90s के बाद ये जो 2001 से 2020 आया है, इसमें मदरसे ने बड़ा कुछ भुगता है, मस्जिद ने बड़ा कुछ भुगता है। लेकिन
हमें जागने की जरूरत है। ये खाली मेहराब व मिंबर कंट्रोल नहीं कर सकता। हमें अपने सलामती के इदारों के साथ खड़ा होना होगा, अपनी अफवाज के साथ खड़ा होना होगा और अपने घरों के अंदर हमें खुद खड़ा होना होगा कि हमने इस मुल्क को वहशत और दहशत और इंतहा पसंदी से पाक करना है। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो तब हम अपनी नस्लों को एक पुरअमन पाकिस्तान देना चाहते हैं। मैं आखिरी जुमला कहना चाहता हूं, अल्लाह ने कुरान करीम में जब बैतुल्लाह का बयान किया ना तो कहा वमन दखलहू काना आमिना, जो इसमें दाखिल हो जाएगा अमन मिल जाएगा। रात इस पागल शख्स को, इस मजनून को, इस फातरुल अक्ल को, इस कम जहन को मस्जिद में मारा गया है। मुझे बताएं कि ये काम जो मस्जिद में मारने का था ये तो उमर बिन खत्ताब के कातिल का था, ये अली उल मुर्तजा के कातिल का था, ये तो मुसलमानों का काम नहीं था। इनको हम कैसे मुसलमान कहें, इनको कैसे हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला कहें। और ये जो इस तरह के काम करते हैं, बेगुनाह को कत्ल करके उस पर नारे मार रहे होते हैं, ये क़यामत के दिन जब इनका सामना होगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल से तो उस वक्त पता चलेगा कि ये कितना बड़ा जुल्म करके गए हैं और इन्होंने कितनी बड़ी ज्यादती की है। और अभी मैं कहूंगा किस दिन कैमरा उन बच्चों के जिन्होंने श्रीलंकन मैनेजर को मारा था उनके घरों में तो जरा जाके कैमरा भिजवा के देखे हालात क्या है। किसी के घर में रोटी नहीं, किसी के घर में कपड़ा नहीं, बिल्कुल अपने घर वालों को भी मारते हैं, लोगों को भी मारते हैं, इस्लाम को भी बदनाम करते हैं, मुल्क को भी बदनाम करते हैं। तो लिहाजा सबको उठना होगा। अगर कोई ये समझता है ना ये आग जो है किसी और के घर है, मेरे घर नहीं आएगी, तो ये सबसे बड़ी खाम ख्याली है। बहुत बहुत शुक्रिया। रोकने के लिए सबको अपना अपना किरदार अदा करना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना ताहिर अशरफी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।